जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल TCG क्लासेज पर पुनः आप हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। मित्रों, संस्कृत व्याकरण के अंदर आज एक महत्वपूर्ण क्लास उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं, किस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, इससे संबंधित इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पहले या धातु से पहले जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले अथवा धातु से पहले जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गेण एव धातु अर्थो बलात् अन्यत्र नीयते। उपसर्गेण एव धातु अर्थो बलाद् अन्यत्र नीयते। अन्यत्र नीयते यानी उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो धातु के अर्थ को बलपूर्वक धातु के अर्थ को दूसरी जगह ले जाते हैं, मीन्स परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हार शब्द है। हार, दोस्तों ये जो हार शब्द है इसके आपने दो अर्थ देखे होंगे। एक हार आभूषण, यानी जो गले में पहने जाता है, गले में पहना जाता है, वो वाला हार हो गया। और एक हार हारना या जीतना, जो हार जीत क्रिया होती है वो, ये तो है क्रिया हार जीत, और ये है संज्ञा। आभूषण की बात की जाए तो ये संज्ञा होती है, जबकि हार यानी हारना क्रिया होती है। आपने दो अर्थ इसके देखे होंगे। आभूषण जो गले में पहना जाता है उसको हार की संज्ञा दी गई है, हार कहा जाता है। जैसे मोतियों का हार, मौक्तिक हार, या फिर फूलों का हार, या रत्न सोने चांदी का हार, इस प्रकार का। और दूसरी होती है क्रिया, हार और जीत, ये क्रिया होती है। आपने दो अर्थ देखे होंगे, लेकिन जब इसके पहले हम कोई उपसर्ग लगा देते हैं, इन हार शब्द से पहले कोई उपसर्ग लगा देते हैं तो इसके विभिन्न अर्थ निकलते हैं। जैसे हार, इसके पहले हम सम उपसर्ग लगा दिया, सम प्लस हार, इस प्रकार से ये बनेगा संघार। इस प्रकार से ये बनेगा संघार, जिसका अर्थ होता है मारना, जिसका अर्थ होता है मारना। इसी प्रकार से प्र प्लस हार, ये बन गया प्रहार, जिसका अर्थ होता है चोट मारना या चोट पहुंचाना।
इसी प्रकार से हार शब्द से पहले आ उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा आहार। आहार जिसका अर्थ होता है भोजन, जिसका अर्थ होता है भोजन। इसी प्रकार से हार से पहले वी उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा विहार, जिसका अर्थ होता है घूमना। वी प्लस हार बन गया विहार, जिसका अर्थ होता है घूमना या विचरण करना। देखो एक शब्द हार शब्द है, यहां पे भी हार है, यहां हार है, यहां पे भी हार है, लेकिन इससे पहले यहां पे सम उपसर्ग लग गया, इन दोनों को मिलाया तो संघार बना, जिसका अर्थ होता है मारना। इसी प्रकार से प्र प्लस हार दोनों को मिलाया प्रहार बन गया, जिसका अर्थ होता है चोट करना, चोट पहुंचाना, चोट लगाना। इसी प्रकार से हार के पहले आ उपसर्ग जोड़ दिया तो आहार बनेगा, जिसका अर्थ होता है भोजन। और हार से पहले वी उपसर्ग लगाया तो विहार बन गया, जिसका अर्थ होता है घूमना। दोस्तों आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि जो उपसर्ग होता है वो उपसर्ग किसी भी शब्द के प्रारंभ में लग जाता है तो उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देता है, पूरी तरह से अर्थ को बदल देता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि उपसर्ग और जो प्रत्यय होता है, यहां पे कंफ्यूजन भी होती है विद्यार्थियों को। प्रत्यय अंत में जुड़ता है जबकि उपसर्ग पहले जुड़ता है, दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। तो एक तो अंतर ये हो गया कि उपसर्ग पहले लगते हैं जबकि प्रत्यय किसी भी मूल धातु के या किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। दूसरा अंतर इनमें होगा, उपसर्ग अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा सम प्लस हार, अब यहाँ पे हार के अर्थ दो अर्थ हमने देखे थे। हार का एक अर्थ आभूषण के संदर्भ में और दूसरा अर्थ हमने देखा हार या जीत जो क्रिया होती है उसके संदर्भ में। लेकिन जैसे ही हमने इसके पहले सम उपसर्ग लगाया तो अर्थ पूरी तरह से बदल गया, हार का कोई लेना देना नहीं। यानी यहाँ पे सम प्लस हार से संघार हो गया, जिसका अर्थ होता है मारना। यानी जो ना तो क्रिया है ना ही संज्ञा, ये दोनों में से जो हमने अर्थ देखे थे उन दोनों अर्थों में से कोई भी अर्थ यहाँ पे प्रतीत नहीं हो रहा है। इसका मतलब उपसर्ग किसी भी धातु के पहले जुड़ते हैं और उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो प्र प्लस हार प्रहार, वही हुआ, प्रहार का अर्थ हो गया चोट मारना। यानी हार जो था फूलों वाला था या सोने चांदी वाला जो भी हार था, वो हार पूरी तरह से टूट गया, खत्म हो गया, यानी उसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, अन्य अर्थ निकल रहा है, प्रहार मीन्स चोट मारना। इसी प्रकार से हार से पहले आ जोड़ा, आहार बना, जिसका अर्थ हो गया भोजन करना, भोजन। और वी प्लस हार विहार बन गया। विहार, विहार मीन्स होता है घूमना, विचरण करना। यहां पे बिहार नहीं है, बिहार एक राज्य है। विहार, विहार मीन्स होता है घूमना। दोनों में अंतर देखिए। तो उपसर्ग जो होता है वो अर्थ को पूरी तरह से बदलता है, पूरी तरह से अर्थ को बदलने का कार्य करता है। दो अंतर हो गए, दोनों अंतरों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो धातु के पहले लगते हैं और अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं, जबकि प्रत्यय आंशिक रूप से अर्थ को परिवर्तित करता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ये जो उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं। यदि हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के अंदर 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत भाषा में टोटल 22 उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो देखेंगे हम।
प्र, प्रा, अप, औ, आ, जिसे आंग उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत में इसको आंग उपसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। प्र, प्रा, अप, औ, आ, अनु, निर, नि, निस, दुर, दुस, प्रति, परि, अपि, शु, अभि, अति, अधि, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। प्र, प्रा, अप, औ, अनु, निर, आ, नि, निश, दुर, दुस, प्रति, परि, अपि, शु, अभि, अति और अधि। इसके अतिरिक्त एक बच गया सम। सम, सम उपसर्ग हो गया। देखिए ये हमारे पास 22 उपसर्ग होते हैं। 22 उपसर्ग जो होते हैं इनका थोड़ा सा हमें अर्थ भी ध्यान रखना है। प्र, प्रहार यानी चोट लगाने के लिए काम में लिया जाता है विशेष तौर पे। परा, विलोम यानी उल्टा, किसी भी शब्द को उल्टा दिखाने के लिए यानी विलोम शब्द बनाने के लिए। अप ये भी विलोम के लिए आता है। औ ये भी विपरीत अर्थ के लिए ही आता है। अनु, अनु किसी चीज का अनुसरण करने के लिए, पश्चात या पीछे के लिए काम में आता है। निर, नि और निस तीनों किसी भी चीज का अभाव, विशेष तौर पे ऐसे तो इनके कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन विशेष तौर पे अभाव यानी किसी चीज की कमी या अभाव के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। दुर और दुस, दुस जो होता है, दुर और दुस ये कोई भी असाध्य कार्य होता है या कठिन कार्य होता है उसके लिए भी प्रयुक्त करते हैं। प्रति किसी चीज को, किसी चीज की विवक्षा करने के लिए यानी बार बार, या फिर प्रति जो होता है प्रत्येक, यहाँ पे काम में आता है। परि, परि का अर्थ होता है चारों ओर। अपि यानी भी, सु अच्छे के लिए लगता है, सु अच्छे के लिए लगता है। अभी, अभी जो होता है ये सामने के लिए लगता है। अति, ज्यादा, अधि ये भी ज्यादा के लिए होता है। इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से बनेगा उसको हमें अभी देखना है। ये जो अभी तक हमने पढ़ा बिल्कुल साधारण सी बात हमने की, यानी उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। सबसे मुख्य आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि संस्कृत भाषा के अंदर 22 उपसर्ग होते हैं, इनकी संख्या पूछी जाती है। संस्कृत भाषा में उपसर्ग कुल कितने होते हैं, संख्या पूछी जाती है।
संस्कृत भाषायाम, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा, संस्कृत भाषायाम उपसर्गा कति भवन्ति, कति भवन्ति, यानी संस्कृत भाषा में उपसर्ग कितने होते हैं। एक प्रश्न तो यहां से ही बन जाता है सीधा सीधा, संस्कृत भाषा में उपसर्ग कितने होते हैं। तो संस्कृत भाषा में उपसर्ग 22 होते हैं। हिंदी के अंदर उपसर्गों की जो संख्या है वो निर्धारित नहीं है, बहुत ज़्यादा होते हैं। 22 उपसर्ग जो संस्कृत वाले होते हैं वो काम में आते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ हिंदी की तरफ से और मिलाए दिए जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी संख्या है वो अनिश्चित है। लेकिन संस्कृत में ध्यान रखना है 22, इसको संस्कृत में लिखेंगे तो द्वाविंशति, द्वाविंशति इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। यही आंसर आपको पिक करना है, ठीक है। पहला प्रश्न बन गया कि संस्कृत भाषा में उपसर्ग कितने होते हैं। संस्कृत भाषायाम उपसर्गा कति भवन्ति, तो आपको आंसर देना है द्वाविंशति। इसके अलावा जितने भी ये 22 उपसर्ग होते हैं, ये सभी 22 उपसर्ग, इनसे संबंधित प्रश्न जो बनते हैं वो एक प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कोई भी शब्द दे दिया जाएगा और वहां से पूछा जाएगा कि निम्न में से इस उपसर्ग का जो है अर्थ क्या होता है, वो अर्थ पूछा जा सकता है, अभी हमने चर्चा की थी। दूसरा प्रश्न बन सकता है, इसमें कोई भी शब्द दे दिया जाएगा और उस शब्द में आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो वहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है मित्रों, जब हम किसी शब्द के साथ में उपसर्ग जोड़ते हैं तो कई बार जो संधि के नियम होते हैं उन संधि के नियमों को हमें ध्यान रखना होता है। कई बार संधि के जो शब्द होते हैं वहां पे वो उपसर्ग जो होता है वो थोड़ा सा हमें देखने में कठिनाई होती है, तो उसको विशेष ध्यान रखना है। जब भी आपको वहां पे कंफ्यूजन हो उस पोजीशन में आपको संधि विच्छेद कर लेना है, उपसर्ग का संधि विच्छेद कर लेना है। उपसर्ग और जो भी शब्द है उसका हमें संधि विच्छेद कर लेना है। और यदि हमें कोई सही शब्द मिल पाता है संधि विच्छेद करने पर और उपसर्ग भी मिल पाता है तो फिर वही उपसर्ग हमारा होता है। जैसे अभी ये आ जाए, जैसे प्रत्येकम, प्रत्येकम। अब यहां पर इस प्रकार से ऑप्शन देंगे, जैसे प्रत्येकम शब्द दे दिया कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो वहां पे दे देंगे प्र, दूसरा दे दिया प्रत, तीसरा दे दिया प्रति। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर यण स्वर संधि हो रही है। देखो प्र जोड़ते हैं, प्र उपसर्ग हम माने तो यहां पर प्र प्लस आधा तय एकम इस प्रकार से बनता है। ये जो शब्द है इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसका मतलब ये नहीं होगा। प्रत करें तो फिर उसके बाद में भी इसी प्रकार से बनेगा। तो यहां पर आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है, प्रति पे। फिर इसको भी आप कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो, कुछ शब्द होते हैं ये तो बहुत नॉर्मल वर्ड है, आप पहचान लोगे आसानी से, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको पहचानने में हमें दिक्कत आती है। तो उस पोजीशन में हमें क्या करना है, ये जो प्रति है हम जिसको अपने अकॉर्डिंग जो भी मान रहे हैं उपसर्ग, वो उपसर्ग है उसको, और जो बाद में धातु बच गई या जो भी शब्द बच गया उसको अलग अलग कर लेना है। संधि नियमों का ध्यान रखना है, संधि विच्छेद करते समय जो नियम बनता है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। जैसे प्रति प्लस यहाँ पे हमने लगाया एकम, प्रति प्लस एकम। अब यहाँ पे ये जो एकम शब्द है इसका अर्थ निकल करके आ रहा है, एकम यानी एक के बारे में बात की जा रही है, और इधर प्रति उपसर्ग भी हो गया।
तो दोनों, ये उपसर्ग हो गया और ये मूल शब्द हो गया, ठीक है। अब हमारा यदि ये एकम हमें समझ में आ गया, इसका अर्थ समझ में आ गया, तो फिर यहाँ पर प्रति उपसर्ग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रति जो है इसको गण स्वर संधि के अनुसार यदि पहले पद के अंत में ई आता है और उसके बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का यह बनता है, इको यणची सूत्र से ई का क्या बनता है, ये। तो यहाँ पे ये बन गया, ए के ऊपर हमने ये एक की मात्रा लगा दी, इस प्रकार से ए एक कम बन गया ये वाला। बोलते समय तो हम ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रति आ गया, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, इस प्रकार के शब्दों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रश्न जो बनता है, आपको उपसर्ग पूछा जाएगा, आपसे उपसर्ग पूछा जाएगा, जैसे संघार। संघार मूल शब्द, ये शब्द हो गया हमारे पास संघार, और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो अभी हमने देखा था कि इसमें सम उपसर्ग और हार मूल शब्द है, तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग होगा, संघार होगा। देखो पर्यावरण, जैसे ये शब्द दे दिया पर्यावरण या पर्यावरणम, इस प्रकार का शब्द आ गया पर्यावरणम। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों प्रिय जो होता है वो कभी भी उपसर्ग नहीं होता है। अभी 22 उपसर्ग देखे हमने, तो वहां पे ऑप्शन में आपको दे देगा प्रिय, इस प्रकार से ये प्रा दे देगा, प्र दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये तो उपसर्ग तो होते हैं, लेकिन इसको मिला करके देखेंगे या इनको, ये जो पूरा पद है इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। इसका मतलब इनमें से कोई भी उपसर्ग इसमें नहीं लगेगा। तो यहां देखो एक शब्द, ये परि उपसर्ग हो गया और आवरण शब्द हो गया, परि प्लस आवरण, आवरणम, इन दोनों पदों को मिलाएंगे तो बनता है पर्यावरणम। इसका मतलब इसमें पहले है परि उपसर्ग और आवरणम मूल शब्द, ठीक है। इनका कभी कभी अर्थ पूछता है तो अर्थ भी आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने बताया जैसे सु उपसर्ग, अच्छा, सु उपसर्ग जो होता है इसका अर्थ होता है अच्छा, अच्छे के लिए काम में लिया जाता है, अच्छे के लिए काम में लिया जाता है। जबकि हिंदी के अंदर एक और उपसर्ग होता है कु। मित्रों ये जो कु उपसर्ग है ये हिंदी में ही काम में आता है, संस्कृत में नहीं आता। ये बहुत बार दे दिया जाता है कि निम्न में से संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है, इस प्रकार से दिया जा सकता है, या निम्न में से संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है। तो आपको ये 22 के 22 उपसर्ग हैं, इनको ध्यान में रखना है। उप, अनु, निर, औ, इस प्रकार से जो 22 हैं उनको ध्यान में रखना है। कु जो होता है ये हिंदी का उपसर्ग होता है। अच्छा एक बार सु और कु उपसर्ग जो होता है, सु और कु उपसर्ग होता है, इससे संबंधित एक वाकया मैं आपको बताता हूं। एक बार क्लास के अंदर ऐसे ही मैं पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने बताया कि सु का अर्थ होता है अच्छा, अच्छे के लिए प्रयुक्त होता है, अच्छे के लिए प्रयुक्त होता है। और कु जो होता है ये बुरे के लिए प्रयुक्त होता है, कु जो होता है ये बुरे के लिए प्रयुक्त होता है। तभी एक स्टूडेंट खड़ा हो गया और उसने कहा कि सर फिर इसका मतलब जो ये सुअर होता है, सुअर, ये भी अच्छा होता है, क्योंकि ये जो अर है इसके पहले सु उपसर्ग लग गया, तो ये भी अच्छा है। मैंने कहा ये अलग बात होगी, वैसे सु का अर्थ होता है अच्छा, सु का अर्थ होता है अच्छा। उसने दूसरा उदाहरण दिया कि सर ये कु जो बता रहे हो आप कि कुंवर, कु बुरे के लिए होता है, लेकिन ये जो राजपूत लोग होते हैं वो तो विशेष तौर पे बहुत अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, इस शब्द को वो लगाते हैं कुंवर, कुंवर साहब।
तो वर विशेष तौर पे दूल्हे के लिए प्रयुक्त करते हैं, लेकिन पहले लगा दिया कु, यानी बुरा वर हो गया इसका मतलब। तो मैंने कहा कहीं कहीं पर ये अपवाद हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो कु होता है ये हिंदी का उपसर्ग होता है, कु जो होता है ये हिंदी का उपसर्ग होता है। इसके उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से संबंधित उदाहरण आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं परीक्षाओं के अंदर। कई बार हमें कंफ्यूजन भी होता है, तो वो आपको बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में जुड़ता है। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में जुड़ता है। कई एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे कोई शब्द दे देंगे आदाय, आदाय, वहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि आदाय जो शब्द है इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है, तो यहां पे आ उपसर्ग हो गया। साथ साथ में ये पूछा जाता है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें लप प्रत्यय होता है। और लप प्रत्यय आ उपसर्ग यानी लप प्रत्यय जो होता है वो मूल धातु के अंत में तो जुड़ेगा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये पहले इसके उपसर्ग होता है। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय से युक्त शब्द है। इस प्रकार के शब्द भी आपको देखने को मिलते हैं, छांटने को मिलते हैं। वहां पे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से प्रत्यय और उपसर्ग से जुड़ा हुआ, जिसमें प्रत्यय भी लगा हो और उपसर्ग भी लगा हो, इस प्रकार का शब्द कौन सा है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। उपसर्ग आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रत्यय। ओके।